हेलो एवरीवन, आज डेट है 8 फरवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो इंडिया और ईयू ट्रेड पैक्ट को लेकर के है। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन काफ़ी चर्चा में है क्योंकि ब्रिटेन इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल गया है, जिसकी वजह से काफ़ी करंट न्यूज़ में बना हुआ है। पहले हम इसकी हिस्ट्री को देखेंगे। यूरोपियन यूनियन वर्तमान समय की अगर बात करें तो 27 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं और ये एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक की तरह कार्य करता है उन देशों के लिए। मतलब जो 27 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं वो उनके लिए ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक की तरह काम करता है। ठीक है, देखो अगर इसका बेसिक स्टार्ट देखें, ये कब से शुरुआत हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो पूरा जो यूरोपियन जो देश थे वो दो भागों में बटे हुए थे। कुछ देश खुद में एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बना रखा था, गुट था उनका, और कुछ देश यूएसए के साथ में थे। लेकिन इससे यूरोपियन कंट्रीज को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की बात है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की बात, जब इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो यूरोपियन कंट्रीज को ये लगा कि हमारे यहाँ पर पीस स्टेबल होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, सिक्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो क्यों ना इसके लिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। इसी को ध्यान में रखते हुए 1951 में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी के नाम से एक ग्रुप स्टार्ट हुआ था। बाद में इसी ग्रुप का नाम, कौन से ग्रुप का नाम, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, इसी ग्रुप का नाम 1957 में चेंज करके कर दिया गया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। 1957 में कर दिया गया, रीनेम कर दिया गया। अब 1993 की बात है, 1993 में ये जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है इसी को चेंज करके नाम कर दिया गया यूरोपियन यूनियन। उस समय जो ट्रीटी हुई थी जिसका नाम यूरोपियन यूनियन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है 1993 में, या फिर उसको मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। अब 1993 में इसको यूरोपियन यूनियन जो नाम अस्तित्व में आया वो 1993 में आया। 2009 में इस यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन को, जो इसके मेंबर कंट्रीज थे, उन्होंने और ज़्यादा पावर दे दी कि आप हमारे बारे में और ज़्यादा सोच सकते हो। आप ऑर्गेनाइजेशन हो और हम 27, उस समय तो 28 कंट्रीज थे, हम आपके पार्ट हैं एक तरीके से। तो आप हमारी सिक्योरिटी के लिए सोच सकते हो, हमारी बॉर्डर जो पेट्रोलिंग है उसको इंक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है उनको भी साइन करने की पावर दे दी गई यूरोपियन यूनियन को। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है इंडिया और ईयू की ट्रेड। जैसे ही ब्रिटेन बाहर आया, क्योंकि 2007 से इंडिया और ईयू के बीच में ट्रेड पैक्ट लेकर चल रहा था, रेगुलर प्रोसीजर चल रहा है, बातचीत चल रही है, लेकिन कोई नतीजा निकल करके नहीं आ रहा है। देखो 2007 में जब इंडिया और ईयू के बीच में ट्रेड पैक्ट होने वाला था तो कुछ कंसर्न है, इंडिया के कुछ कंसर्न है ईयू देशों से और ईयू के कुछ कंसर्न है इंडिया से। तो उस समय ब्रिटेन ने मना कर दिया था। अब ब्रिटेन बाहर आ गया है तो इंडिया को लग रहा है कि ईयू के साथ में जो ट्रेड पैक्ट है उसको दोबारा से साइन किया जा सकता है। कुछ कंसर्न क्या थे, उस कंसर्न की हम बात कर लेते हैं। जैसे इंडिया चाहता था कि जो प्रोफेशनल्स है ना इंडिया की, उनको ज़्यादा मूवमेंट की छूट दी जाए ईयू कंट्रीज़ के द्वारा। इसके अलावा जो लेबर लॉज है उनमें भी लिबरल करवाना चाहता था इंडिया ईयू कंट्रीज को और ईयू इंडिया को। इसके अलावा इंडिया का जो हाई टैरिफ उसके लेकर भी कंसर्न है ईयू को। हाई टैरिफ मतलब ईयू कंट्रीज चाहते हैं कि इंडिया जब वहां से ईयू कंट्रीज से जब डेयरी प्रोडक्ट्स आई तो उनके ऊपर कम टैरिफ, कम टैक्स लगाए, कौन, इंडिया। जिसकी वजह से इंडिया में जो उनके डेयरी प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी अच्छे से बिक पाए। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं चाहता। इंडिया बोलता है जब आप सस्ते में अपने दाम पे अपने सामान बेचोगे तो हमारा का यहाँ का जो डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी जो इंडस्ट्री है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम है इनकंसिस्टेंट टैक्स रेजिम को लेकर के। इनकंसिस्टेंट टैक्स रेजिम क्या है? हमारे यहाँ पर जैसे बैक में जाकर के 2012 में जाकर के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दिया गया, तो इसको लेकर भी वहाँ की जो कंपनियां यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती है उनको परेशानी है। वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ लो पहले ही अच्छे से डिक्लेयर किया जाए कि बैक में जाकर के आप कोई टैक्स नहीं लगाओगे। एक प्रॉब्लम क्या है ईयू को इंडिया से? नॉन पेमेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स। जैसे किसी कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इंडिया गवर्नमेंट और
मान लो कोई ईयू की कोई कंपनी के बीच में कोई आर्बिट्रेशन चल रहा था, आर्बिट्रेशन सोल्व हो गया, पक्ष में रिजल्ट गया ईयू कंपनी की। अब ईयू की जो कंपनी है उनको ये भी इशू है कि इंडिया बहुत देर करती है उस पेमेंट को करने में। इंडिया देर करेगी, फिर वो कंपनी जिसके साथ आर्बिट्रेशन चल रहा था वो देर कर देगी, तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, मतलब स्लो प्रोसीजर है। इसको लेकर के काफ़ी कंसर्न है ईयू कंट्रीज को। अब देखो, वैसे ईयू कंट्रीज में 27 कंट्रीज हैं, ठीक। इंडिया में भी बहुत सारे मल्टी रिलीजन है, मल्टी लैंग्वेज है, मल्टी कल्चर है, मल्टी ट्रेडिशन है, और वहाँ पर भी सब कुछ अलग अलग है। तो एक तरीके से दोनों देशों की सिमिलरिटी को देखें तो बहुत ज़्यादा मिलती है। हो सकता है इंडिया और ईयू के बीच में जो ट्रेड डील है वो काफ़ी अच्छे से चल जाए। ऐसा भी माना जाता है, ट्रेड डील पर इतना फोकस क्यों किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जब दो ट्रेड डील दो देशों के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन एक देश के बीच में अगर ट्रेड डील हो रही है तो वहाँ पर रिलेशन काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, और वॉर की जो समस्या है, एक दूसरे की जो कंट्रास्टिंग की जो समस्या है वो कम हो जाती है। लेकिन ऐसा हर चीज़ में तो नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इंडिया और चाइना के जो ट्रेड रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं, खूब ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर जो बॉर्डर टेंशन है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव बात हम ये देख सकते हैं कि वॉर नहीं हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। इसलिए ध्यान दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा कि जो ट्रेड पैक्ट है उसके साइन किया जाए। अब कुछ प्रॉब्लम्स है, ईयू में खुद में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कुछ डिस्टरबेंस चल रहे हैं, उनको हम देख लेते हैं, जिनकी वजह से ये एग्रीमेंट है, हो सकता है फ्यूचर में एग्रीमेंट हो और उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो 27 कंट्रीज है ना, उनके विचार भी एक जगह नहीं मिलते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम है, देखो, सबसे ज्यादा पहले ईयू की जो कंट्रीज थी वो अपनी यूनिटी थी, इंटीग्रिटी थी उनके बीच में। अब उनके बीच में एक तरीके से विवाद आने लग गए हैं। विवाद ज्यादातर आने लगे हैं जब से यूएस में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है ना, तब से उनके बीच में विवाद, ईयू कंट्रीज के बीच में विवाद जो है वो काफी बढ़ने लग गए हैं। सबसे पहली बात कर रहे हैं हम कोविड-19 के समय की। पहले वो इंटीग्रिटी की बहुत बात करते हैं ईयू कंट्रीज, लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया, वो उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सामने निकल करके आने लगी। जैसे ही कोविड-19 आया तो बहुत सारे देशों ने अपनी बॉर्डर एकदम से सीज कर दी। उसको देख करके फिर इनके जो और साथी हैं ईयू कंट्रीज, उन्होंने भी सीज कर दी। तो देखो, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो सीमाएं हैं वो एकदम खुली हुई हैं। तो जैसे ही प्रॉब्लम्स आई वैसे तो आप अपना अपना सोचने लग गए, और पहले आप बात कर रहे हो सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, भाईचारे की, ब्रदरहुड की। तो ये क्या हुआ? जब आपको जरूरत है एक दूसरे की, उस समय तो आपने सीमाएं बंद कर ली, अपने दरवाजे बंद कर लिए, और वैसे आप भाई भाई खेल रहे हो। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू निकल करके आया है कोविड-19 के समय। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पैकेज डिक्लेयर किया गया ईयू के द्वारा, लॉन्ग टर्म बजट डिक्लेयर किया गया 2 ट्रिलियन का, 2 ट्रिलियन का रिकवरी पैकेज कोविड-19 के लिए। लेकिन एक शर्त लगा दी गई। शर्त क्या लगा दी गई कि जिन देशों में गुड गवर्नेंस होगी वहां पर ही ये रुपए मिलेंगे खर्च करने के लिए। अब हंगरी और पोलैंड जैसे देशों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया, क्योंकि वहां पर कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है कि उसकी वजह से इंडिपेंडेंस नहीं है एक तो वहां पर जुडिशरी की, और ह्यूमन राइट के सप्रेशन के खिलाफ भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। इसीलिए हंगरी और रोमानिया ने इस चीज को लेकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी कि आप ये तो गुड गवर्नेंस के नाम पे, ये तो पेंडेमिक है, इसमें गुड गवर्नेंस का क्या लेना देना है? पेंडेमिक से निपटने के लिए तो कम से कम आप पैसे दे सकते हो ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलिस्ट मूवमेंट, जिसको यूरोसेप्टिसिज्म बोलते हैं। ये क्या है पॉपुलिस्ट मूवमेंट? देखो, जैसे ही ब्रेग्जिट हुआ और ब्रिटेन बाहर आया, तो जो ईयू के बहुत सारे देश ऐसे हैं वहां पर भी सेम इसी तरीके के मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। वहां पर बहुत सारी पार्टियां बन गई हैं, और वो पार्टी इस बात पे एम्फेसिस करती हैं कि हम, अगर आप हमें जिताओगे तो हम आपको ईयू से बाहर लेकर के आएंगे। ये जो प्रॉब्लम है वो काफी बढ़ रही है, और अब ये मतलब एक होप, एक तरीके से ये लग रहा है, होप नहीं बोल सकते आप, इसको बोल सकते हो कि एक कंसर्न क्रिएट होकर के आ रहा है कि ज्यादातर देशों में जो लीडिंग पार्टीज हैं उनको भी उन लोगों की विचारधाराओं से
प्रभावित होकर के इस तरीके के स्टेटमेंट देने पड़ रहे हैं। जैसे वहां पर जो नई पार्टी बन रही है वो चाहती है कि टेररिज्म के खिलाफ बोलती है वो खुल करके कि हम टेररिज्म मिटा देंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व कर देंगे, हम आपको यूरोपियन यूनियन से बाहर निकाल देंगे। इसीलिए जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, इसके अलावा डच प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे, इनको बोलना पड़ा टेररिज्म के खिलाफ। एंटी रिलीजन भी इनको कुछ कमिटमेंट करना पड़ा, कुछ अपने स्पीच में ऐसे जो तरीके से जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, ऐसी डिबेट इनकी द्वारा हो गई जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो देखो ये इश्यू क्रिएट हो रहे हैं ईयू में अंदर ही अंदर। एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, बहुत सारे देश ये चाहते हैं कि देखो ईयू का ज्यादातर जो बिजनेस होता है ना वो यूएस के साथ होता था, लेकिन अब ईयू ने यूएस को साइड करके बहुत सारे देशों ने चाइना के साथ में चुपचाप ईयू ने चाइना के साथ कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट कंक्लूड कर लिया और यूएसए को पता भी नहीं चला। ठीक है, एक इश्यू क्रिएट हो रहा है। फ्रांस जो देश है वो चाहता है कि फ्रांस ये चाहता है कि यूरोपियन यूनियन है ना वो हमारी पावर ले, मतलब हमारी जो सिक्योरिटी के जो इशू है उसको भी यूरोपियन यूनियन ही एड्रेस करे। यूरोपियन यूनियन खुद की एक मिलिट्री बनाए और हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने की कोशिश करे। लेकिन बहुत सारे देश हैं जैसे जर्मनी है, नीदरलैंड, पुर्तगाल, और उसके अलावा वो ये नहीं चाहते कि जो हमारी एक तरीके से जो हमारी सिक्योरिटी का इश्यू है वो यूरोपियन यूनियन के हाथ में जाए। हम जो नाटो के साथ में और यूएस के साथ में जो हमारे रिलेशन हैं वो बने रहे। और इसके अलावा कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि चाइना और रसिया भी हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करे। तो देखो हर इश्यू पे अलग अलग प्रॉब्लम्स निकल करके आ रही है। लास्ट इश्यू क्या है, वो है वैक्सीन नेशनलिज्म। वैक्सीन नेशनलिज्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वैक्सीन नेशनलिज्म होता है कि जब कोई देश पूरे वर्ल्ड की ना सोच करके किसी पेंडेमिक के समय में सिर्फ अपनी सोचने लग जाए कि वैक्सीन बने, सबसे पहले मेरे देश को मिले, मेरे इंटरेस्ट, मेरे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो पूरे हों, मेरी जो पॉपुलेशन है उनको मिल जाए, दूसरों का मुझे लेना देना नहीं है। सेम इसी तरीके का हुआ कोविड-19 के समय में। ईयू के जो कंट्रीज हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक साथ एग्रीमेंट करेंगे जो भी वैक्सीन निर्माता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके साथ में, और एक साथ सभी देशों को एक साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो जर्मनी जो देश है उसने तो एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, फाइजर ऐसी जो बहुत सारी कंपनीज हैं उनके साथ में पिछले साल सितंबर में ही एक तरीके से अपना एग्रीमेंट कर लिया था कि जब भी आपके यहाँ पर वैक्सीन बनेगी आप हमें जो है वैक्सीन वो प्रोवाइड करवाओगी। तो एक तरीके से ये बहुत सारे इश्यू निकल के आ रहे हैं ईयू के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ में। अब लास्ट में इसमें ये बोला गया है कि देखो ईयू के जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो काफी इंक्रीज होने वाले हैं। इन सबको देखते हुए वैसे होप रखनी चाहिए कि हमारा जो एग्रीमेंट है, पैक्ट है, वो अच्छे से साइन हो और वो इंडिया के भी इंटरेस्ट में हो और जो ईयू कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट में भी हो। लेकिन ईयू के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जो पैक्ट साइन की कोशिश की जा रही है वो ज्यादा अच्छे से साइन हो पाएगा। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है देखो इंटरनेट बैन को लेकर के है। इंटरनेट बैन इंडिया में काफी किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल का जो इश्यू है, मतलब जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, उस समय भी जब 26 जनवरी को ऐसे लगा कि वायलेंस क्रिएट हो सकता है तो बिल्कुल जो प्रोटेस्ट साइट है वहां पर बिल्कुल बैन कर दिया गया इंटरनेट को। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि आप जब भी आप बैलेंस बनाना चाहते हो सिविल लिबर्टी के बीच में और सिक्योरिटी के बीच में, तो गवर्नमेंट को जो डिजिटल कर्व कर देती है ना गवर्नमेंट भाग के, कोई कभी भी गवर्नमेंट को ये लगा कि वायलेंस क्रिएट हो सकता है तो गवर्नमेंट भाग के नेट को बंद कर देगी। उसको लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैल सकती है, तो गवर्नमेंट को इसका दूसरा वे ढूंढना चाहिए। भाई आप उसकी वजह से एक प्रोटेस्ट चल रहा है, जो नॉर्मल पॉपुलेशन वहां पर रह रही है उनको थोड़ा परेशान कर सकते हो आप इंटरनेट शटडाउन करके। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंटरनेट शटडाउन से क्या क्या परेशानी हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पर फार्मर प्रोटेस्ट का बताया गया है कि उनको बंद कर दिया गया उनके लिए नेट। फिर इसमें बताया गया है कि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है
जब उसमें 5 अगस्त 2019 को उसका बाइफर्केशन किया गया और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को रिमूव करके उसको 2 यूटी में चेंज कर दिया गया, तब से लेकर अब तक वहां पर नेट बंद था। नेट जो था वो बहुत स्लो था कि नॉर्मल अगर चीज के लिए भी यूज करना है तो नेट यूज नहीं हो पा रहा था। 4G का दोबारा से वहां रिस्टोर किया गया है। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने प्रेशर क्रिएट किया। जनवरी 2020 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने भी बोल दिया कि जो एक तरीके से एक्सेस टू इंटरनेट ये फंडामेंटल राइट आता है और गवर्नमेंट को इसको अलाउ करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाई और सबसे पहले ट्रायल के बेसिस के ऊपर उधमपुर जो जम्मू में है और गंदरबाल जो कश्मीर में है, गंदरबाल जो कश्मीर में है, वहां पर ट्रायल के बेसिस पर स्टार्ट किया और फिर जब वहां देखा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो बाद में 4G को रिस्टोर कर दिया गया J&K में। अब देखो गवर्नमेंट को क्या परेशानी होती है, गवर्नमेंट को लगता है कि जैसे मान लो किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, अब प्रोटेस्ट चल रहा है तो जो उसके समर्थक है उस प्रोटेस्ट के वो सोशल मीडिया का यूज करेंगे और कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला देंगे। अब मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगा तो उसकी वजह से जो वायलेंस है वो और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, उसको कर्ब करना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो सकता है। अंडर जो हमारा आर्टिकल 19 है फंडामेंटल राइट्स, उसके तहत ये बोला गया कि इंटरनेट इज वन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स अलोंगसाइड द फ्रीडम टू कैरी ऑन एनी ट्रेड बिजनेस और ऑक्यूपेशन ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट। जब हम ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, ऑक्यूपेशन करते हैं और उसमें यूज करते हैं इंटरनेट का, तो इंटरनेट हमारा फंडामेंटल राइट बन जाता है, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। तो गवर्नमेंट को अगर सिक्योरिटी भी मेंटेन करनी है और लोगों की पर्सनल लिबर्टी भी मेंटेन करनी है और इंटरनेट को बंद नहीं करना चाहिए, इंटरनेट गवर्नमेंट को कुछ और अल्टरनेट ढूंढने चाहिए। अब यहां पर इंटरनेट शटडाउन के कुछ इंपैक्ट बताए गए हैं कि उसकी वजह से क्या क्या परेशानी हुई है। देखो क्या क्या परेशानी हो सकती है। वर्तमान समय में जो बिजनेस है उनमें काफी यूज आता है इंटरनेट, इसकी वजह से काफी परेशानी हुई, बिजनेसेज में काफी लॉस हुआ। स्टूडेंट की जो स्टडी थी, स्पेशली कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था तो उस समय सबसे ज्यादा परेशानी हुई। एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम है उनमें परेशानी होती है। इसके अलावा जो मान लो कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी, जैसे कोई आप बिजनेस करते हो, आपको ऑनलाइन कोई किसी चीज का पेमेंट करना है। देखो आजकल जो ई कॉमर्स है वो काफी बढ़कर के आ गया है। ट्रैवल बुकिंग्स के लिए, जीएसटी को फिल करने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, इन सब के लिए आपको नेट की जरूरत होती है। तो इस तरीके से जब आप नेट बंद कर देते हो तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एजुकेशन एंड जॉब, देखो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कोविड-19 के दौरान जो लगभग 20,000 करोड़ का हमें नुकसान हुआ है, किस लिए? सिर्फ इंटरनेट शटडाउन की वजह से। इसके अलावा हेल्थ इश्यू भी काफी क्रिएट होते हैं, स्पेशली कोविड-19 के समय में जब सब कुछ बंद था, उस समय जो नेट है, इंटरनेट है, वो काफी हेल्पफुल रहा लोगों के लिए। लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक यूजेज हैं, जिनकी जरूरत होती है जिन प्रोडक्ट्स की, उनको लेने के लिए लोगों को काफी यूज करना पड़ा नेट का। तो इस समय जब आप नेट बंद कर देते हो ना, तो लोगों की जो नेसेसरी चीजें हैं वो भी अवेलेबल उनको नहीं हो पाती। तो कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि देखो इंडिया का, पूरे देश का नेशनलिस्ट इंटरेस्ट को क्रिएट करना और जो यहाँ पर पीस को, स्टेबिलिटी को, ये सब कुछ सिक्योरिटी को बनाए रखना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए और रेगुलर काम करना चाहिए। लेकिन इस गवर्नमेंट को इसका सोशल मीडिया और जो इंटरनेट का आप बंद कर देते हो, उसका आपको एक तरीके से अल्टरनेट ढूंढना चाहिए। अल्टरनेट इस तरीके से ढूंढना चाहिए कि पहले भी बात हो रही है, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, उस समय ट्विटर पर कुछ ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई जिससे हो सकता था कि दंगे और ज्यादा बढ़ सकते थे। तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई ऐसा मैनुअल, ऑटोमेटेड मैनुअल ऐसी मशीन को या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है कि फिल्टर किया जा सके कि जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, क्योंकि देखो मैनुअली तो आप नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे एक सेकंड से भी कम समय में इतनी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, उनको आप मैनुअली नहीं कर पाओगे। उनके लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा, ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी, जहां पर खुद
फिल्टर होकर आ सके न्यूज़ और जो वायलेंस है उसको फैलने से रोका जा सके। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि आप सिक्योरिटी को मेंटेन करो, लेकिन जो लोगों की पर्सनल नीड है उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।